कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े तो इसे सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, जो मॉडल पेपर हिंदी के 2023 की हम बात कर रहे थे, ये 2023 का मॉडल पेपर RBSE ने जारी किया है। इसके ब्लूप्रिंट और पेपर पैटर्न के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 जो हिंदी विषय है, इसका मॉडल पेपर है, उसको सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, यानी उसके उत्तर कैसे आपको लिखने हैं, पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में है। अंत तक आप वीडियो देखिए। 80 नंबर का आपका पेपर होना है। 3 घंटा 15 मिनट का है समय और कुछ निर्देश आपके लिए हैं, इनको जरूर पढ़ना है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न हल करने हैं, उत्तर पुस्तिका में ही उत्तर लिखने हैं। जिनके आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखने हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्देश है, इसके बारे में हम पहले भी हर वर्ष बात करते हैं। और फिर ये कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले उसका क्रमांक अवश्य लिखना है। और आंतरिक विकल्प आपके 17, 18, 19, 20, 22 और 23 प्रश्नों में मिलेंगे। तो खंड ए है आपका, और खंड ए में आप देखिए आपके पास अपठित गद्यांश है। इस अपठित गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2-3 बार इस अपठित गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ लेना है और फिर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इसका उचित शीर्षक है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में इसमें बताया गया, तो उचित शीर्षक जयशंकर प्रसाद ही है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रसाद जी संबंधित थे कौन से घराने से, तो अगर आप इस अपठित गद्यांश को ढंग से पढ़ेंगे तो सुंगनी साहू घराने से ये संबंधित है। ये आया है, देखिए यहाँ सुंगनी साहू घराना, और पूरा जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया है, तो जयशंकर प्रसाद। फिर आगे देखिए, तीसरा प्रश्न, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी थी, तो इन्होंने सबसे पहले ब्रज भाषा में कविता लिखी थी। ऑप्शन नंबर ब सही है तीसरे का। चौथा देखिए, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो ध्यान दीजिए यहाँ ये झरना तो है पर ये संगीत शब्द इसके साथ नहीं आना चाहिए, लहर है पर गीत नहीं आना चाहिए, आंसू इसमें क्लियर उत्तर निकल रहा है तो हम आंसू लिखेंगे, या फिर यहाँ पर उपयुक्त सभी होता तो हम वो कर लेते। ऑप्शन नंबर ए सही है, आंसू, क्योंकि झरना, आंसू, लहर का मायने ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए चौथा हो गया था। पांचवा, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में माना है, तो जो छायावाद का बीजारोपण है वो झरना जो इनका काव्य संग्रह उसमें माना है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। इसी प्रकार देखिए, अपठित गद्यांश के बाद आपके अपठित काव्यांश है, इस काव्यांश को भी 2-3 बार आपको अच्छी तरह पढ़ना है और फिर जो प्रश्नों के उत्तर अपने को देने हैं। महादेवी वर्मा का ये है जाग तुझको दूर जाना। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है, तो उचित शीर्षक इसका जाग तुझको दूर जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए, तिमिर शब्द का अर्थ है, तिमिर का मतलब अंधकार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही है, अंधकार। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे 8वां, आंख शब्द का पर्यायवाची युग्म है। अब वैसे तो इसमें देखा जाए तो सारे ही गलत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो ये नमन गलत लिख दिया, होना क्या चाहिए, नयन, नयन होना चाहिए। पावक, अनल ये आग के पर्यायवाची हो गए, और इसी प्रकार नेत्र, नयन, नभ ये नभ यहाँ नहीं है, लोचन, दृग, निर्जन, निर्जन भी नहीं है। तो ये इसको अगर हम मिसप्रिंट मान ले तो अपना पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नयन, लोचन, दृग, बाकी फिर इसमें बोनस मिलेगा। 9वां प्रश्न देखिए, उक्त काव्य पंक्तियां कौन से भाव को व्यक्त करती है, वीरता के भाव को, सोने के भाव को, रोने के भाव को, और ये दर्द के भाव को, तो यहाँ दर्द का भाव होना चाहिए, दर्द के भाव को ये व्यक्त करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, दर्द होना चाहिए। चिर सजग का अर्थ क्या है, निरंतर जागरूक। चिर यानी लंबे समय से, सजग यानी जागरूक, निरंतर जागरूक 10वें का ए वाला सही है।
और 9वां प्रश्न कह रहा है 11वां सॉरी, उनमें से शब्द का अर्थ है प्रकाश, दीप्ति, उजाला, उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही अर्थ इसके होते हैं। ऑप्शन नंबर द इसका सही है। आगे 12वां प्रश्न देखिए कि जॉर्ज पंचम की ना कहानी है, क्या है ये? एक व्यंग्यात्मक कहानी है। बिल्कुल सही है, ए वाला इसमें सही है, व्यंग्यात्मक ये कहानी है। और इस प्रकार आपके पहले ऑप्शन में ये 12 एबेसद वाले प्रश्न थे, 12 नंबर के। प्रश्न संख्या 2 है जो रिक्त स्थान वाला है, यहाँ ध्यान देंगे। पहला है गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करवाते हैं? तो ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रश्न देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग यहाँ है प्रश्न पूछने के लिए, किसके लिए? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। ये कुल आपके 6 एबेसद आएंगे, 3 का उत्तर मैंने बता दिया। 3 और देखिए। अगला जो चौथा एबेसद है, अविकारी शब्द को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय, जो खर्च नहीं होते हैं, अव्यय। अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुज शब्द में जो है उपसर्ग पूछा तो अनु, यानी अनु कहते हैं बाद में पीछे जन्म लेने वाला। अनुज छोटा भाई होता है, अनुज कहते हैं, अग्रज बड़ा भाई को कहते हैं। और मानवता शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो मूल शब्द वैसे मानव है, मानव में ता प्रत्यय लगा, लेकिन अगर अपन मानव को भी निकाले तो मनु मूल शब्द है। तो ध्यान दें, अपन मानव धनता कर देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 10वीं का स्तर इतना ही है। अब देखिए, ये तीसरा जो प्रश्न है इसमें आपके 12 प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। ये 12 प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इनके उत्तर हम देखेंगे। देखिए, व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। व्यंजन संधि, पहला प्रश्न कह रहा है तीसरे का पहला कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? व्यंजन संधि की परिभाषा लिखनी है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि की परिभाषा पूछी है तो ध्यान दीजिए। व्यंजन संधि की परिभाषा, जब पास आने वाले 2 वर्णों में से पहला एक वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उनमें होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी पहला वर्ण आपके क्या होगा? व्यंजन, और व्यंजन के बाद इधर आपके 2 आ सकते हैं, या तो स्वर भी आ सकता है या फिर व्यंजन भी आ सकता है। जैसे एक उदाहरण में दे रहा हूँ, दिक, धन, अंबर, और इसका हो जाएगा दिगंबर। ध्यान दीजिए, ये दिक ये क व्यंजन है और अंबर का स्वर है, यहाँ स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। अब आगे देखिए, तीसरे का दूसरा प्रश्न है, तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखना है। यानी तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? मैं आपको यहाँ 4 उदाहरण बताने वाला हूँ। तत्पुरुष जो समास होता है उसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है। आपको ध्यान है, कारक की विभक्तियां कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पदान से, लगोने, संबंध का, के की, रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे। तो यहाँ देखिए, हस्त लिखित, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हस्त द्वारा लिखित, हस्त से लिखित भी कर सकते हैं। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, गंगा जल, गंगा का जल, ग्रामगत, ग्राम को गत, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर देखिए, तीसरे का तीसरा प्रश्न है, काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है निपट मूर्ख, यानी पूरी तरह से जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं काठ का उल्लू, यानी लकड़ी का उल्लू, मूर्ख व्यक्ति, इस मुहावरे का अर्थ है। चौथा प्रश्न देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करना है। यानी जैसी करनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। 2 वाक्य में प्रयोग मैंने यहाँ दिए हैं, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। जैसे मोहन ने खूब चोरियां की, आखिरकार वह पकड़ा गया और उसे जेल होगी, सच्ची कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, राम ने मोहन को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, रास्ते में राम भी चलते हुए गड्ढे में गिर गया, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये वाक्य में प्रयोग था इस लोकोक्ति का।
उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म पूछा है, जो नौबत खाने में आवाज़ उस पाठ के लेखक हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अयोध्या में 1977 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है? द्विवेदी जी ने कहा कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ नहीं होता, यानी जो तर्क दिया जा रहा था कि महिलाओं को शिक्षा देने से अनर्थ होता है, वो अनर्थ पढ़ाने से नहीं होता, शिक्षा से नहीं होता है, बल्कि अनर्थ का बीज व्यक्ति के चरित्र में होता है, ना कि शिक्षा में। अगर पढ़ा लिखा पुरुष भी उसका चरित्र ठीक नहीं है तो वो भी अनर्थ कर सकता है, चोरियां कर सकता है, हत्या कर सकता है, लूटपाट कर सकता है। स्त्रियों को पढ़ाने से जो अनर्थ होता है उसका खंडन किया है। तीसरे का देखिए आगे 7वां प्रश्न, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? जो नागार्जुन की कविता है बच्चे की दंतुरित मुस्कान, क्या प्रभाव पड़ा? जो कवि नागार्जुन का जो उदास हृदय था, बच्चे की दंतुरित मुस्कान यानी जो दांतों की मुस्कान देख करके उसका हृदय उत्साह, उमंग और प्रसन्नता से भर जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। गिरिजा कुमार माथुर की 3 प्रसिद्ध रचनाओं के नाम यानी मैंने लिखे, नाश और निर्माण, धूप के दान और शिलापंख चमकीले, और छाया मत छूना मन, होगा दुख दुगुना। ये कविता आपके संलग्न है। संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है? जो संगतकार होता है, जो मुख्य गायक का साथ देने वाला व्यक्ति, किसके महत्व पर विचार करती है? वैसे इसका उत्तर होगा कि हर वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करता है उसके महत्व पर यह विचार करती है। तो अपन पहले देख लेते हैं कि संगतकार के त्याग और समर्पण तथा उसके निस्वार्थ भाव के महत्व को बताया गया। यहाँ संगतकार केवल वो मुख्य गायक का साथ देने वाला व्यक्ति ही नहीं है। संगतकार यानी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, राजनीति, खेल, सिनेमा, संगीत, साहित्य, कहीं पर भी संगतकार के रोल में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो संगतकार का अर्थ है मुख्य गायक के साथ साथ जाने वाला व्यक्ति, अर्थात मुख्य गायक का सहायक संगतकार कहलाता है। यह व्यक्ति स्वयं पृष्ठभूमि में रहकर मुख्य गायक को आगे बढ़ाने का काम करता है, यानी खुद पीछे रहता है लेकिन वो अपने मुख्य गायक को प्रसिद्धि दिलाता है। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में संगतकार मौजूद होते हैं। तो कवि ने उनके त्याग, समर्पण और उनके निस्वार्थ भाव के महत्व को यहाँ बताया। बदंत आनंद कौशल्यायन ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है? तो सभ्यता को इन्होंने संस्कृति का परिणाम माना है। किसका परिणाम माना है? सभ्यता को संस्कृति का परिणाम माना है। फिर आगे देखिए, रानी आए और नाक न हो, तो ये जो पंक्ति है इसमें किसके नाक न होने की बात कही गई है? जॉर्ज पंचम की जो लाट थी, जॉर्ज पंचम के लाट की नाक, जॉर्ज पंचम के लाट की नाक एक तरह से व्यंग्य भी है कि हम चापलूसी करने में कितने तैयार रहते हैं, उस पर भी व्यंग्य किया गया है। फिर देखिए, अज्ञेय किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार बताइए। अज्ञेय जी जो है विज्ञान विषय के विद्यार्थी हैं। कौन से विषय के? विज्ञान विषय के विद्यार्थी हैं। ये खंड ए के अति लघुतरात्मक वस्तुनिष्ठ कुल 30 प्रश्न हो गए थे, लेकिन इनको 3 ही प्रश्न क्रमांक दिए गए हैं। अब इसके बाद शुरू होता है आपका खंड ब। खंड ब में देखिए, माता का आंचल, ये 4 से 16 तक प्रश्न है। 45 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है और इन प्रश्नों के ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे। माता का आंचल पाठ में बाल मनोभावों की सहज व्यक्ति है। एक उदाहरण
आपको यहाँ लिखना है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है और आपको जो आपकी सहायक पुस्तक लगा रखी है कृतिका भाग 2 उसमें से इसका उत्तर देना था, क्योंकि शिव पूजन साय है उनके द्वारा लिखा गया ये पाठ है। अगला प्रश्न देखिए, शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताका है, इन पताकाओं का क्या महत्व है? साना साना आज जोड़ी पाठ के आधार बताइए। ये भी जो मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है, ये भी कृतिका भाग 2 का क्वेश्चन है। दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ हुआ, कैसे हुआ? ये भी शिव प्रसाद मिश्र रुद्र एई ठैया जुलनी हैरानी और रामा पाठ से लिया गया, कृतिका में से ये। और काल के आधार पर क्रिया के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ये आपके व्याकरण का है। गोपियों ने उदो को बड़भागी क्यों कहा, ये सूरदास जो आपके क्षितिज भाग 2 पुस्तक में पहला पाठ लगा रखा उसका है। बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो ये आपके गद्य खंड का पाठ है, जिसमें रामवृक्ष बेनीपुरी जो बाल गोविंद भगत संस्मरणात्मक रेखा चित्र लगा रखा है। ये दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो ये दंतुरित मुस्कान आपको ध्यान है कि नागार्जुन की कविता है, बहुत अच्छी कविता है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, ये गिरिजा कुमार माथुर की कविता है। तो क्या कहना चाह रहा है? अतीत की स्मृतियां दुख देती है। काशी संस्कृति की पाठशाला क्यों नौबत खाने के पाठ के आधार पर बताइए। तो यतीन्द्र मिश्र ने जो ये गायककार संगीतकार के ऊपर ये पाठ लिखा है, तो इसमें काशी के बारे में आपको बताना था। तो ये 12 प्रश्न जो हैं खंड ब के हैं, 4 और हैं। देखिए ये 4 प्रश्न हैं, जिसमें संस्कृति क्या है अपने शब्दों में लिखिए। तो ये बदंत आनंद कौशलयन वाला पाठ है। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, ये भी आपके जो पाठ है इसी में से है। कि महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, सूरदास का जीवन परिचय कृतित्व लिखिए, लिखना ही है। और रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय लिखिए, एक गद्य से एक पद्य से। इसी प्रकार देखिए खंड स में ये 2 व्याख्याएं है। पहले तो आप देखिए गद्य की व्याख्याएं अथवा में है, इन व्याख्याओं के बारे में बात करेंगे। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च लगा करके, तो लखनवी अंदाज है यशपाल का, वहाँ से है। और आज पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो ये आपका जो है मन्नू भंडारी एक कहानी, ये भी वहाँ से लिया गया है। फिर पद्यांश की व्याख्याएं देखिए। पद्यांश की व्याख्या आपके दी गई है, फटिक शिलानिशो गुण, ये आपके जो देव है देव वाले पाठ में से ली गई है। और बादल गरजो घेर घेर, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला पाठ में से है। इसी प्रकार 19वां प्रश्न, लक्ष्मण व परशुराम के मध्य संवाद को बताना है, आत्मकथ्य का मूल भाव लिखना है। 20वां प्रश्न देखिए, ये फादर कामिल बुल के संकल्प से सन्यासी थे, इसके बारे में लिखना। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। शीला अग्रवाल कौन थे? मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा? इसी प्रकार खंड द में आपको निबंध मिलेंगे, ये किसी भी एक विषय पर आप इन बिंदुओं को दर्शाते हुए आप निबंध लिख सकते हैं। और 22वां प्रश्न है कि स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर नीरव मानते अशोक नगर जयपुर निवासी को एक मित्र को बहन की शादी में बुलाने के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखना है। और अंग्रेजी विषय पद रिक्त होने के कारण अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखना अपने प्रधानाचार्य को। तो ये पत्र है 4 नंबर का। और इसी प्रकार एक विज्ञापन आपको तैयार करना, एक नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखना है। और अपने विद्यालय में SUPW जो कैंप लगता है उसमें अनुपयोगी सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना। ये पेपर था। इसके बड़े प्रश्नों को भी हम बहुत जल्दी हल करेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे इस YouTube चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।